आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार अगेन आप सभी लोगों का जो व्यूवर्स हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आराधना डिग्री का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए, यदि भी ये माना जाता है कि कोरोना के बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने आप में अप डाउन्स चला है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आज भी घर बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थी जो कहीं जाने में सक्षम नहीं है, जो कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, जो कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो उनके लिए घर बैठे बैठे सुविधाजनक तरीके से उनको शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो आराधना डिग्री कॉलेज जो कि आउर का एक नंबर 1 ट्रेंडिंग कॉलेज और अपने बाद में डे बाई डे ग्रोथ करने वाला कॉलेज है और अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए है, तो उसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का अगेन एंड अगेन स्वागत है, जहाँ पर बीएससी और बीए की कंटिन्यू रूप से ऑनलाइन क्लास अच्छे टीचरों के द्वारा ली जा रही है। ओके, हम आज की क्लास में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस जो विषय है उसमें हम लोग थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर का जो हमारा पेपर फर्स्ट चलता है। ओके, पेपर फर्स्ट जो है उस पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। शब्द से ही अपने को यह पता लग रहा है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो विभिन्न पक्षों के द्वारा जो संबंधों को तय किया जाता है, जिसमें हम लोग एक देश के दूसरे देश के साथ सांस्कृतिक संबंध पढ़ते हैं, आर्थिक संबंध पढ़ते हैं, राजनीतिक संबंध पढ़ते हैं, नैतिक संबंध पढ़ते हैं, और ये जो विभिन्न जो पक्ष होते हैं, सामाजिक संबंध पढ़ते हैं। उन सारे पक्षों से जो एक देश का दूसरे देशों के साथ जो संबंधों को निर्धारित किया जाता है उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति या अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो हमारे बीए थर्ड ईयर का जो पेपर है उस पेपर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम 5 यूनिट के तहत आपको ये बनाने का प्रयास किया जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो आज वर्तमान समय में अगर राजनीति विज्ञान को कोई करंट के साथ में अपडेट करके रखने वाला विषय है तो वो हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो बीए थर्ड ईयर का जो इस पेपर का यूनिट फर्स्ट है वो उसमें हम लोगों को ये अध्ययन करना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र कैसा होता है, उनका एरिया क्या है। देखो 3 तरीके से हमको अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई। हम सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो ऐसे तो 1919 में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है वेल्स विश्वविद्यालय। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन स्टार्ट हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय संबंध ये जो विषय है वो 1945 के बाद से अपने पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। 1945 वाला टाइम पीरियड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ पढ़ना है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन से आखिर हम समझते क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में कौन कौन से एरियाज को कवर करता है, उसके क्षेत्र पढ़ना है। आखिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल क्या हम लोग राजनीति पक्ष का ही अध्ययन करते हैं, नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम 2 देशों के बीच में राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, नैतिक पक्ष, अलग अलग पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आखिर प्रकृति कैसी है, किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नेचर को पढ़ा जाता है। आप सभी लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो अपने आप में एक स्थिर विषय नहीं कहा जा सकता। आप सभी लोग इस शब्द से तो वाकिफ होंगे, स्थिर विषय। स्थिर विषय वो होता है जो एक जगह बस एक पोजीशन में है। क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति उसमें स्थिर कहूंगा, नहीं, कदापि नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है वो समय के साथ में परिवर्तनशील प्रकृति है। समय के साथ में परिवर्तनशील होने के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को हम लोग कैसे कह सकते हैं, गतिशील कह सकते हैं, जो समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है। बहुत बड़े एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, क्या भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है क्या वो अपने आप में स्थिर है। हम सभी महानुभाव ये जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया संबंध गतिशील होते हैं। हम सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत और पाकिस्तान के संबंध समय के साथ में गतिशील है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी संबंध अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं और
कभी संबंध धरातल पर पहुंच जाते हैं, मतलब दोनों देशों के बीच में मनमुटाव होना वाजिब है। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है वो समय के साथ में परिवर्तित होती प्रकृति है। 1945 से लेकर 1991 के बीच का जो शीत युद्ध का टाइम पीरियड रहा उसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति अलग थी, और शीत युद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को अगर हमको समझना है तो हमको अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन डायनेमिक तरीके से आगे बढ़ते हुए करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से दो उपागम होते हैं। एक उपागम होता है आदर्शवादी उपागम और एक होता है यथार्थवादी। आदर्शवादी उत्तर आइडियलिस्ट, आदर्शवादी तरीके से। देखो इन दो उपागमों में अगर मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से अगर डिफरेंट करूं या महत्वपूर्ण रूप से अगर इन दोनों उपागमों में अंतर बताऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्शवादी उपागम है वो शांति प्रिय उपागम है। कैसा उपागम है? शांति प्रिय उपागम है। शांति प्रिय उपागम कांट जैसे जो विद्वान है ना दर्शन शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, इमानुएल कांट हो गया, ठीक है, इसके अलावा अरस्तु वगैरह हो गए, ये सारे जो विचारक वगैरह है, इमानुएल कांट वगैरह, ये सारे विचारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आदर्शवादी प्रकृति को हमारे सामने लाते हैं। आदर्शवादी मतलब हम ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन पुरातन समय में जब ये विषय अपने शास्त्रीय फॉर्म में था, जब ये विषय अपने नए नए रूप में था, तब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हम लोग आदर्शवादी उपागम के थ्रू करते थे। आदर्शवादी उपागम मतलब आदर्शवादी उपागम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्ध को कहीं पर महत्व नहीं देता, युद्ध को लास्ट सोर्स के रूप में मानता है। अगर आपको युद्ध करना है, किसी भी जो नेशनल एक्टर है, अलग अलग देश है, अगर उनको युद्ध करना है तो युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम जरिया होता है, ना कि फर्स्ट स्टेप। इसलिए आदर्शवादी उपागम अपने आप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शांति प्रिय उपागम कहता है, जो युद्ध को किसी भी कंडीशन में पसंद नहीं करता, और ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सभी देशों के बीच में शांति और स्थिरता को महत्व देता है। साथ ही साथ ये आदर्शवादी उपागम इस बात की आवश्यकता को भी महसूस करता है कि अगर सभी देश अपने बीच में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा रखें, एक दूसरे के साथ में मेल जोल रहे और एक दूसरे के साथ में संबंधों को गतिशील तरीके से आगे बढ़ाते रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति अपने आप में आदर्शवादी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। ये जो आदर्शवादी उपागम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बेसिक स्टेप है। शुरुआती चरण जो था वो आदर्शवादी उपागम था। आदर्शवादी उपागम के बाद में जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति आगे बढ़ी 1945 के बाद से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के बाद से यूएनओ एक्टर बना एक अलग, जो कि यूनिवर्सल एक्टर है अपने आप में। यूएनओ के बाद में कोल्ड वॉर वाला जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होने के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उपागम में हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच का यूज करने लगे। कौन से अप्रोच का? रियलिस्टिक अप्रोच, यथार्थवादी। बहुत सारे विद्वान हुए इस अप्रोच को आगे लेके जाने वाले, जिसमें सबसे बड़ा विद्वान आता है हैंस जे मॉर्गेनथ्यौ। क्या नाम है विद्वान का? हैंस जे मॉर्गेनथ्यौ। हैंस जे मॉर्गेनथ्यौ के बाद में रेनॉल्ड नेबूर, जॉर्ज कैनन, हेनरी किसिंजर, एक बहुत फेमस अमेरिकन डिप्लोमेटिक थे, उन सारों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम लेके आए। अगर मैं बेसिक सा इसमें एक दो लाइन बताऊं, वैसे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इन दोनों अप्रोच को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मैं यथार्थवादी बेसिक बताऊं तो यथार्थवादी उपागम वो उपागम होता है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध को पसंद करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो ये मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी तरीकों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपके सारा विवेक एक तरफ है, लेकिन विवेक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय हित। आप चाहे कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपका राष्ट्रीय हित उसमें बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय हितों में टकराव करते हुए अपनी विदेश नीति को आगे लेके जा रहे हो तो आपकी विदेश नीति कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसलिए यथार्थवादी उपागम ये मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति नेशनल इंटरेस्ट पे टिकी हुई है, और हर देश के नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं अपने आप में अलग अलग होते हैं, और हर देश को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़े। तो देखो, आइडियलिस्ट अप्रोच पीस को पसंद करता है, यूनिवर्सल एक्टर को पसंद करता है कि दुनिया के सारे जो कंट्री है वो यूनिवर्सल एक्टर को महत्व प्रदान करे, दुनिया में शांति, सहिष्णुता और शांति प्रियता बनी रहे, युद्ध वगैरह तो अंतिम सॉल्यूशन के रूप में होता है। यथार्थवादी उपागम जस्ट उससे आगे जाकर ये कहता है कि अगर
किन्हीं दो देशों के राष्ट्रीय हितों में टकराव होता है। अगर किसी देश के राष्ट्रीय हितों में टकराव होता है या उसके राष्ट्रीय हितों में कमी आ रही है या जो राष्ट्रीय हितों को लेकर उसके उद्देश्य अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर युद्ध किया जाना अपने आप में आवश्यक बन जाता है। ये दोनों उपागम, आदर्शवादी उपागम को हम लोग शास्त्रीय उपागम के रूप में मान सकते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, और जो यथार्थवादी उपागम है वो अपने आप में वर्तमान समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में देशों के बीच में संबंधों में तेजी आने लगी तब से जो अप्रोच डेवलप हुआ उसे हम लोग बोलते हैं रियलिस्टिक अप्रोच। ओके, उसके अलावा हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है नेशनल एक्टर और अन्य जो कोई भी डिफरेंट एक्टर। देखो, कर्ता राज्य में वो कहूंगा जो मैन फैक्टर में होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक ऐसा राज्य जो कि मैन एक्टर में होता है। जैसे आज के समय में अगर मैं कहूं दुनिया कभी यूनिपोलर थी, कभी बाइपोलर थी और आज के समय में मल्टीपोलर है। तीन टाइप बताया मैंने दुनिया के, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब दुनिया का जो एक्टर स्टेट होगा वो केवल एक ही होगा, ठीक है। कुछ समय के लिए 1991 के बाद से 1991 के बाद से अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो थी वो कुछ समय के लिए अमेरिका के इर्द गिर्द आ गई थी, क्योंकि 1991 में कोल्ड वॉर के बाद में जो सोवियत संघ था, जो सोवियत यूनियन था, वो अपने आप में डेमोलाइज हो गया था। डेमोलाइज होने के बाद में कुछ समय के लिए दुनिया ने अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकार किया। इसलिए 1991 के बाद से कुछ टाइम पीरियड को हम लोग यूनिपोलर सिस्टम कह सकते हैं, जब केवल एक ही एक्टर था और वो था अमेरिका। बाइपोलर, कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो अपने आप में बाइपोलर कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में दो एक्टर थे अपने आप में और दुनिया पूरी की तरह दो ध्रुवों पर टिकी हुई थी। एक ध्रुव का प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे ध्रुव का प्रतिनिधित्व कर रहा था अपने सोवियत यूनियन। और आज का समय जो करंट टाइम का समय है वो कहा जाता है मल्टी एक्टर्स, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स है अपने आप में। कोई भी सुपर पावर या हाइपर पावर कंट्री नहीं कहा जा सकता। ये इसका मतलब होता है कर्ता राज्य। एक्टर स्टेट कौन कौन से होते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में? अन्य कर्ता, अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में 1945 के बाद से जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, 1945 के बाद में 1919 की बात है। कौन सी ईयर की बात है? 1919 की। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में एक यूनिवर्सल एक्टर भी बना था और एक्टर बना था। उस जो सारे कंट्रीज थे वो ये डिमांड करने की कोशिश कर रहे थे कि सारे उस एक्टर की बात माने। वो एक्टर था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ा था 1919 में, जिसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापना हुई थी। इसी बात को आगे बढ़ा तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया के सारे जो मैन एक्टर थे, अमेरिका था, सोवियत यूनियन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, उन्होंने इस आवश्यकता को महसूस किया कि ऐसा एक यूनिवर्सल एक्टर होना चाहिए जो पूरी दुनिया को साथ चले, जो दुनिया में पीस स्टैब्लिश करे, जो दुनिया में मीडिएटर का काम करे और जिसके कारण ऐसी कोई कंडीशन नहीं आए कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत आए। तो उसके लिए अन्य कर्ता के रूप में वर्तमान समय में अगर हम किसी कंट्री को जान सकते हैं तो वो है हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा टोटल फर्स्ट यूनिट था, उसका मैंने पोस्टमार्टम करके बताया आपको कौन कौन से, इसका नेचर क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप क्या है, उपागम क्या है, आइडियलिस्ट अप्रोच और रियलिस्टिक अप्रोच क्या होता है अपने आप में, नेशनल एक्टर क्या होते हैं, यूनिवर्सल एक्टर क्या होते हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति किस तरीके से। कहने का मतलब जो आपके फर्स्ट यूनिट है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, वो अपने आप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है। उसके बाद में है हमारे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में जैसा कि मैंने नाम बताया था, राष्ट्रीय शक्ति। हर देश, देखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ही चीज होती है, सेंटर पर जो टिकी हुई चीज होती है वो होती है पावर। हर देश अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, हर देश अपनी पावर को आगे लेके जाना चाहता है। नेशनल इंटरेस्ट, अगर आपके नेशनल पावर, अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल देश है तो आप दुनिया के किसी ना किसी पोलर में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो सारी दुनिया की जो अदर कंट्री है वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेगी। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अगर मैं दूरी है, अगर मैं कहूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सारा सेंटर ऑफ पॉइंट कौन सा है, तो मैं एक ही शब्द का नाम लूंगा और वो है शक्ति, पावर। जिसके पास में पावर होगी
वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कर्ता कहलाएगा, मुख्य एक्टर कहलाएगा। और पावर, कुछ पावर सुपर पावर होती है, और सुपर पावर से भी अधिक जो पावर होती है वो होता है हाइपर पावर वाली कंट्री, ठीक है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी देश नेशनल पावर को किस तरीके से गेन करता है। राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है, जिसमें आर्थिक शक्ति हो सकती है, जिसमें राजनीतिक शक्ति हो सकती है, जिसमें हम लोग सामाजिक शक्ति की बात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग भौगोलिक शक्ति की बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एक आप लोगों को इसमें एग्जांपल बताता हूँ। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत सारी मल्टीप्लेक्स जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया में छाई हुई है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी का आपने नाम सुना हो, भारत में भी उसकी चेन है। मैकडॉल सुन लो, पिज्जा वाली जो कंपनी, मैकडॉल की पूरे वर्ल्ड में एक चेन है, वो चेन अमेरिका के थ्रू चलाई जा रही है, अमेरिका के पीछे उसका नाम है। तो जरूरी नहीं है कि हर देश का जो सैनिक शक्ति होती है उसी में हम लोग बोलेंगे कि हाँ सैनिक शक्ति है, इसके बाद में ये अपने आप में हो गया पावर हो गया। नहीं, सैनिक शक्ति के अलावा अगर किसी दुनिया को हाइपर पावर बनना है या सुपर शक्ति बनना है तो उसके अंदर अलग अलग शक्तियां, मतलब शक्तियों के विभिन्न पक्षों का समावेश होना चाहिए, और वो अपनी शक्तियों का धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलाने का काम करे, ताकि उसकी शक्तियां डे बाय डे ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ती रहे। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिस देश के पास में शक्ति होती है वो ही देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति का लीडिंग एक्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में शक्ति के लिए संघर्ष। आखिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है? एक लाइन में अगर मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा बोलूं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहूंगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। शक्ति गेन करने के लिए अलग अलग देश संघर्ष करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, क्यों नौबत आई कोल्ड वॉर की, ठीक है, क्यों नौबत आई भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों की? शक्ति सबसे बड़ी चीज। एक देश का दूसरे देशों के बीच में पावर जनरेट करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट लगा होता है, जो संघर्ष लगा होता है, उसी को ही किस देश की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगी। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, एक हारता है एक जीतता है, जो जीतता है उसका क्या होगा? सुपर पावर, उसकी पावर है बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ेगी। शक्ति का विस्तार करना, आप कैसे कर सकते हो शक्ति का विस्तार? जैसे चीन कर रहा है अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा, अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, अपनी सीमाओं को फैलने का काम करता है। पहले के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन जो कर रहा था, फ्रांस जो कर रहा था, अपने उपनिवेश स्थापित करके क्या कर रहा था? शक्ति का विस्तार करना चाह रहा था। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। एक बहुत फेमस लाइन है, एक बहुत फेमस यथार्थवादी उपागम करता हुआ जिनका नाम है हंस जे मॉर्गन, तो उन्होंने कहा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। उसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर सारे देश एक दूसरे के साथ में शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। और शक्ति को संतुलन, आखिर सभी देश जब अपने शक्ति विस्तार के लिए प्रयास करने लग जाएंगे तो शक्ति को किस तरीके से संतुलित किया जाएगा, बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा, तो वो हमको इसके अंदर लगना। आखिर पूरे जो वर्ल्ड की पावर्स को जो अपग्रेड करने के लिए जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ मीडिएटर करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ डिसअरेंजमेंट जो होता है, निशस्त्रीकरण करने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया से पीस की अपील करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ वो है जो दुनिया में शक्तियों के बीच में कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी भी संघर्ष हो लेकिन वो संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं मिले और दुनिया के देश एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्वक रह चुके। ये सारा हमारा सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसका अर्थ, नेचर, मीनिंग, दो इसके अप्रोच है, आदर्शवादी उपागम क्या है, यथार्थवादी उपागम क्या है, क्लियर। उसके बाद में एक्टर क्या होते हैं, लीडिंग एक्टर कौन कौन से होते हैं, बैकग्राउंड एक्टर कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल एक्टर कौन कौन सा होता है। उसके अलावा हमने पढ़ना है पावर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, मैंने एक ही चीज बताई, सारे देशों का एक ही राष्ट्रीय हित होता है, एक ही नेशनल इंटरेस्ट होता है अपनी पावर को बढ़ाना। किस तरीके से एक्टर शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। और एक ऐसी यूनिवर्सल संस्था भी है दुनिया में जो शक्ति को संतुलित करने का काम करती है और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। 2 यूनिट का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, बाकी के 3 यूनिट का हम नेक्स्ट जब भी हमारा थर्ड ईयर की क्लास लगेगी उसमें हम लोग थर्ड यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अपने टॉपिक को सीक्वल तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।
है।